पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। इल्जाम तराशी के बाद भारत ने जारहियत की, सरहदों की खिलाफ वर्जी की, जिसका पाकिस्तान से जवाब दिया गया। इस हवाले से सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबरें सामने आई हैं कि भारत ने 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फजाइया के तैयारों ने बर वक्त कार्रवाई की तो भारतीय तैयारे पेलोड गिराकर भाग निकले। पाकिस्तान ने अगले ही दिन जवाबी कार्रवाई की और अपनी हुदूद में आने वाले 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जराये के मुताबिक भारत इस जवाबी कार्रवाई पर गुस्से में आ गया और इसने पाकिस्तान के 7 से 9 मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया, मगर पाकिस्तान के खुफिया इदारे ने इस मंसूबे का बर वक्त पता चला लिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने दोस्त मुमालिक के जरिए भारत को पैगाम भेजा कि अगर हमला किया तो हमारा जवाब 3 गुना होगा। इसके बाद भारत ने एक और मंसूबा बनाया और वो था पाकिस्तान पर मिसाइल हमला। यह हमला किया जा रहा था भारतीय इलाके राजस्थान से पाकिस्तानी इलाके भावलपुर और कराची में कुछ टारगेट्स पर। पाकिस्तान ने फिर पैगाम भिजवाया कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह मंसूबा भी खत्म कर दिया और जराये के मुताबिक कशीदगी के बायस पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुकूमती सतह पर बराह रास्त राब्ता तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज का राब्ता बरकरार है, जो 27 और 28 फरवरी की शब भी हुआ। इसके अलावा दुनिया की अहम शख्सियात भी दोनों मुमालिक से राब्ते में हैं। जराये के मुताबिक इस वक्त 2 तरफा कशीदगी की सतह पहले जैसी नहीं। इस हवाले से सऊदी अरब, तुर्की, अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया ने किरदार अदा किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बतदरीज बेहतरी आ रही है। जराये के मुताबिक तमाम दोस्त मुमालिक ने भारत से कहा है कि पाकिस्तान ने आपका पायलट रिहा कर दिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। जराये का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को जो डोजियर भिजवाया है उसमें ऐसी कोई मालूमात नहीं जिनकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान पहले ही दिसंबर 2018 में कलदम तंजीमों को कौमी धारे में लाने का फैसला कर चुका है। इस मंसूबे के तहत कलदम तंजीमों के मदारिस को सरकारी कंट्रोल में लिया जाएगा। वजारत खजाना से फंड्स मिलने का इंतजार है। यह बहुत अहम मामला है। हुकूमत ने 21 फरवरी को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला करते हुए जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर दोबारा पाबंदी लगाने का हुक्म दिया था और इसके अगले ही दिन 22 फरवरी को हुकूमत पंजाब ने भावलपुर में मदरसा और मस्जिद का कंट्रोल संभाल लिया। इस मस्जिद और मदरसे के बारे में कहा जा रहा था कि यह जैश ए मोहम्मद का मरकज है। अब हुकूमत ने तमाम इंतहापसंद तंजीमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के आगाज का फैसला कर लिया है। साथ ही जो मेन स्ट्रीमिंग का मामला था उस पर भी हुकूमत ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। यह फैसला अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे पहले भी कलदम तंजीमों के खिलाफ एक्शने और ऐलानात होते रहे हैं और अब एक बार फिर हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कर दी है। इस हवाले से आज फवाद चौधरी ने बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला पुलवामा हमले से पहले ही कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कर लिया गया था। इस हवाले से मुकम्मल हिकमत अमली मौजूद है और मुख्तलिफ ग्रुपों के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली है, लेकिन बुनियादी मकसद रियासत की रिट को कायम करना है और अगर हमारी सरजमीन पर ये ग्रुप्स हैं तो इनसे अस्करियत का खात्मा करना है। फवाद चौधरी के मुताबिक इस हवाले से मुआशी, सियासी और इंतजामी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा, जिसमें अस्करियत पसंदों के ग्रुपों को निशाना बनाने का कहा गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत को FATF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा और इसीलिए हमने इन ग्रुप्स की फंडिंग रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त इकदाम किए हैं। हुकूमत इन खामियों पर गौर कर रही है जिसकी वजह से कलदम ग्रुप्स को काम करने का मौका मिलता है। उनके मुताबिक मसला यह है कि ये नाम बदलकर दूसरे नामों से काम शुरू कर देते हैं। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इन ग्रुप्स पर हकीकी मायनों में पाबंदी लगाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया। इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन का फैसला हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक इस हवाले से पहले भी कार्रवाई हुई, आइंदा भी होगी। इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों को भी खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। इस बारे में रोजनामा डॉन ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि खुसूसी ब्रीफिंग में बताया गया है कि जैसे ही इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी इसके असरात खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे। ब्रीफिंग में ज़राए ने इस बात को मुस्तरद किया कि इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का यह फैसला भारत में होने वाले पुलवामा हमले के बाद किसी दबाव की बिना पर किया गया, बल्कि यह फैसला
14 फरवरी को किए गए भारतीय फोर्सेस पर हमले से बहुत पहले किया जा चुका था, लेकिन ये मंजर आम पर बाद में आया। ज़राए का कहना था कि हम ये कार्रवाई अपने कौमी मुफाद में कर रहे हैं, हमें चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हम इस मसले को आइंदा आने वाली नस्लों के लिए नहीं छोड़ सकते। मौजूदा सियासी तफाक़ राय पाकिस्तान को मस्बत सिमत में ले जाने का मौका है। ज़राए का यह भी कहना था कि इस कार्रवाई से FATF की जानिब से उठाए गए इन मामलात से निमटने में भी मदद मिलेगी, जिनकी गुज़िश्ता माह होने वाले इजलास में निशानदही की गई थी। ज़राए ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई हो सकती है, जबकि इस मौके पर होने वाली गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह थी कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की जानिब से जैश-ए-मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर भी नज़रसानी करेगा। इस हवाले से ज़राए का कहना था कि कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं और पाकिस्तान से अना का मसला नहीं बनाएगा, पाकिस्तान इसे कतई तौर पर अना का मसला नहीं बनाएगा। जबकि ज़राए ने मसूद अजहर पर पाबंदी के सिलसिले में चीन का हवाला देते हुए कहा कि हम अपने दोस्तों को आजमाइश में नहीं डालेंगे। ज़राए का मजीद कहना था कि 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया था, जिसके लिए हिकमत अमली में तब्दीली ज़रूरी थी और इस तरह के इक़दाम के लिए वक्त दरकार होता है और अब इन तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फौजी साहब बहुत शुक्रिया। फौजी साहब, जब नेशनल एक्शन प्लान ओरिजिनली बना उस वक्त भी दावा किया गया कि इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये नाम बदल कर काम ना कर सकें, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। आप समझते हैं कि ऐलानात तो पहले भी हुए थे, इस दफ़ा जो कार्रवाई है वो पहले से मुख्तलिफ होगी और हतमी होगी? देखिए शाहज़ेब साहब, मैं एक तो ये समझता हूँ कि जब पहले कहा गया है तो उसके ऊपर भी अमल हुआ है। मसलन अगर आप इसकी फेजेस देखें, सबसे पहले तो ज़ाहिर है 30-40 साल की पॉलिसी थी। 2002 में पाकिस्तान ने इस पॉलिसी को चेंज करना शुरू किया। 2014 में APS के साइन है के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना। नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमने बहुत बड़े एक्शंस किए नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, और ख़ुद ये जो मर्जर है फाटा का, ये कोई मामूली वाक़या तो नहीं है, कितना बड़ा वाक़या है जो पाकिस्तान ने अचीव किया यहाँ पर, और मेरा ये ख्याल है एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की। और हमने जो ऑपरेशंस किए उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पाकिस्तान के यहाँ जो टेररिज्म का मामला था उसके ऊपर फ़र्क पड़ा। अब ये तीसरा मरहला है। तीसरा मरहला जो था वो ये है कि अब हम उन बाकी जो तंजीमें थी उनके ऊपर हम कार्रवाई करने का इरादा रखते थे, पहले भी रखते थे, लेकिन ये वो तंजीमों के ऊपर हमने ये फ़ैसला, एक ब्रॉडर फ़ैसला ये किया है, हमारी ज़मीन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी किसी और मुल्क के ख़िलाफ़। हमने ये फ़ैसला किया है रियासत जो है वो वायलेंस के ऊपर अपनी मोनोपोली बनाएगी और किसी ग्रुप को ये इजाज़त नहीं देगी कि वो वायलेंस करे। अब इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं। हमारा जो इस वक्त एज है पाकिस्तान को हासिल, जो इस वक्त हमें हासिल है वो ये है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान के डॉक्यूमेंट के ऊपर उनका कंसेंसस है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज के ऊपर है। ये इट्सेल्फ एक पाकिस्तान में एक कहिए कि यूनिक घड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा कंसेंसस है, और इंशाअल्लाह ताला हमने जो पॉलिसी बनाई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का ये वक्त भी बहुत मुनासिब है और इस वक्त हमारी कैपेसिटी भी बहुत बेहतर है पहले से। ये बताइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि ये पुलवामा हमले के बाद नहीं है, हम पहले से पॉलिसी बना चुके थे और उस पर अमल दरामद भी हो रहा था, मगर भारत बहरहाल इस्तेमाल करता है जब भी कोई वाक़या हो बैनुल-अक़वामी बिरादरी में। मसूद अजहर के हवाले से फिर सलामती काउंसिल में करारदादों का मामला हो तो चाइना को वीटो करना पड़ता है, तो इस हवाले से भी हतमी फैसला हो गया है। देखिए इसका ज़्यादा ताल्लुक भारत से है नहीं। अगर आप देखें तो जनवरी में जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें हमने प्रिंसिपल्स तय कर दिए थे और उन प्रिंसिपल्स में ये तय किया गया था कि जो नेशनल एक्शन प्लान में खामियां हैं उनको हमने दूर करना है। इसके बाद फैटफ हमारा एक सीरियस इशू है। फैटफ में हम ग्रे लिस्ट में हैं। हमें बहुत अहम है कि हम इक़दाम करें कि फैटफ से हम निकलें और हमारी जो मईशत है उसके ऊपर कोई इसका बुरा असर ना पड़े। लिहाजा हमने जो तमाम इक़दाम करने हैं वो अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी सामने रख के करना है। जो UNO की रेजोल्यूशन है 1276 ज़ाहिर है उस पर हमने इम्प्लीमेंट करना है। और आज आपको जैसे मालूम है कि हमने ये एलामिया भी जारी किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के ऊपर दरामद के लिए इक़दाम का, तो वो भी हमारे सामने है। सो हमने जो अपनी पॉलिसी है वो भारत के असर नहीं है, ना ही हमारा उससे
कोई ज़्यादा मुतासर होने वाला मामला, वो हमारे मामलात उनके साथ चल रहे हैं, वो एक और अलग बात है। लेकिन ये हमारी कमिटमेंट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनको हमने पूरा करना है और हमारे अपना फ़ायदा है। शाहजेब साहब, आप देख रहे हैं हमने पाकिस्तान को ओपन किया है, 70 मुल्क जो हैं उनके लिए हमने वीज़े खोले हैं। तो क्या हम 70 मुल्कों को वीज़े दे दें और यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म को हम पनपने देंगे? तो जाहिर है हमारी तो वो पॉलिसी, हमारी जो इकनॉमिक पॉलिसी की बुनियाद ही हिल जाएगी अगर हमने पाकिस्तान में इकदाम नहीं किए। सो हमारे लिए एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने पासपोर्ट को हमने इज्जत देनी है। ये पाकिस्तान में जब इमिग्रेशन के सामने हम जाता है, कोई पाकिस्तानी और पासपोर्ट रखता है, अगला थर थर कांपना शुरू हो जाता है कि ये जाने लगे, अल्लाह खैर करेगा क्या करेगा। सो हमें अपने तासुर को दूर ठीक करना है, अपनी हवा को ठीक करना है, अपने मामलात को ठीक करना है। उसके तहत हमने इकदाम करने ही करने हैं और वो इकदाम करने की इंशाल्लाह हमारी कैपेसिटी है। उन इकदाम के नतीजे में एक मुस्बत पाकिस्तान का एक चेहरा भी सामने आएगा, हमारी मईशत बेहतर होगी, हमारे आम आदमी को फ़ायदा होगा और इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों में एक इजमा है। ज़ाहिर है इस बड़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है जो बातें आप बता रहे हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ी अहम है। तो साथ में ये भी बता दीजिएगा कि लाएअमल होगा क्या? ज़ाहिर है इतने सारे जब लोग हैं इन मुख्तलिफ तंजीमों में तो सबको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, तो क्या कोई मेन स्ट्रीमिंग होगी? और जो क़यादत है वो तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पर सवाल उठाने का बाइस बनती है। मसूद अज़हर जैसे लोगों को किस तरीके से उनका क्या किया जाएगा? चाइना जो वीटो करता है, क्या चाइना से अब इस दफ़ा कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? क्या किया जाएगा? देखिए शायद पॉलिसी हमारी जो है वो 3 जहतों के ऊपर है, 3 परतें हैं हमारी पॉलिसी की। एक परत है इकनॉमिक जो हमारी स्ट्रेटजी है, एक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी है। हमारी जो इकनॉमिक स्ट्रेटजी है उसके तहत हमने ड्राई करने हैं जो वसाइल इनके हैं तंजीमों के, वो हमने ड्राई करने हैं, उनके ऊपर हमने नज़र रखनी है और हमने फंडिंग रोकनी है। ये फैटफ की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है और हमने अगर सेंक्शन से बचना है तो हमने ये जो अपनी जिम्मेदारी है ये उसको पूरा करना है। इसके लिए इक़दाम जो हैं वो कर रहे हैं और इसके ऊपर बड़ी जो फैसले हैं वो भी हो चुके हैं और कुछ दिनों तक आपको वो सामने भी आ जाएंगे, कुछ जो है वो सामने आ भी गए हैं। दूसरा इसका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं मेन स्ट्रीमिंग का, या आप इशारा कर रहे हैं कि उनको हमने एक लेके आना है, उनको अलहदा करना है हम। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी यहाँ पे डी वेपनाइजेशन हो। अगर आपकी डी वेपनाइजेशन नहीं होगी तो ये लोग तो पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते। फिर तो बड़ी पार्टीज है, मसलन पीपल्स पार्टी है, PMLN है और हम लोग खुद PTI, हम लोगों के तो मिलिटेंट विंग्स नहीं है, हम तो फिर सियासत नहीं कर सकते। लिहाजा इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक अगर डी वेपनाइजेशन हो मुकम्मल तौर के ऊपर, इकनॉमिक पॉलिसी हमारी कामयाब हो और उसके लिए फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स भी चाहिए होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स जो हैं कुछ आपको नज़र आए हैं चंद हफ्तों में, कुछ आपको अगले हफ्तों में जो है वो नज़र आएंगे। सो एक कम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पॉलिसी है, पॉलिटिकल पॉलिसी है और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, इन तीनों को इकट्ठा लेकर के आगे चलें। जहाँ तक चीन के वीटो का मामला है, ये एक पेचीदा मामला है, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी जो है बन रही है, वो मैं इंशाल्लाह ताला जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, आखिर में साथ ये भी बताइएगा कि जब भारत का पायलट भी आ गया, पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ, उनका MiG-21 भी मार गिराया गया, उसके बाद भी अब जो इतलात आ रही हैं कि जंगी जुनून सवार था नरेंद्र मोदी की सरकार पर और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान किया कि पाकिस्तान में 7 से 9 मकामात पर हमले किए जा सकते हैं। फिर राजस्थान के ज़रिए बाकायदा तौर पर ख़तरा मौजूद था, जो कि इन्फॉर्मेशन अब सामने आ रही हैं और पाकिस्तान ने फिर पैगाम भिजवाया कुछ दोस्त ममालिक के ज़रिए भी कि पाकिस्तान भरपूर 3 गुना ज़्यादा जवाब देगा। आप समझते हैं कि अब इस सब के बाद जबकि कुछ दोस्त ममालिक भी और दरमियान में जो बड़ी ताकतें हैं वो भी पड़ गई हैं, तो भारत अब नहीं करेगा इस किस्म की कोई कार्रवाई, या अभी तक ख़तरा मौजूद है दोनों ममालिक के दरमियान कि सिचुएशन यहाँ से आगे बढ़ सकती है? देखिए, आप आज सूरत हाल उतनी जो है वो ख़तरनाक नहीं है जितनी आज से 72 घंटे पहले थी या 90 घंटे पहले थी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सूरत हाल जो है वो इम्प्रूव होगी। जो नरेंद्र मोदी साहब की जो कैपेसिटी, एक तो जाहिर है कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि आप
इलेक्शंस को ही मद्देनज़र रख के अपनी सारी स्ट्रेटजीज बनाए और आपके नज़दीक लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां जो हैं उनकी कोई वैल्यू ना हो। तो एक तो मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर भी अब एक सेन तबका जो है, एक सेनर एलिमेंट जो है वो इस सोच को चैलेंज कर रहा है, जो एक बड़ी मुस्बत बात है। ज़ाहिर है कि ये कोई हमारा जो पीपल टू पीपल एक मामला है उसमें नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो एक इस कॉमन सेंस के रखते हैं और वो इस सारे मामले में मोदी साहब की इस पॉलिसी की सपोर्ट नहीं करते हैं। लिहाजा एक तो जाहिर है कि उनका दबाव बढ़ रहा है, जो एक खुशाइन बात है, और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल एक इंटरेस्ट है या इंटरनेशनल आई वुड से कि बैकडोर डिप्लोमेसी है, उसकी वजह से अब शायद मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब हालात जितने डिटेरिएट होने थे वो हो गए हैं, अब हालात शायद बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम बात है कि वो समझते हैं कि जो ख़तरा है वो अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। भारत को वाज़ेह तौर पर पैगामात भेजे गए कि अगर आपने एक दफ़ा फिर वो किया जो पहले किया था तो पाकिस्तान 3 गुना बड़ा जवाब देगा, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि ख़तरा कम नज़र आता है। साथ ही कलदम तंजीमों के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हुकूमत का हमारे सामने आया। हुकूमत ने जिन कलदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है, मेन स्ट्रीमिंग का फैसला किया है, उनमें जैश ए मोहम्मद भी शामिल है, जिसके सरबराह मौलाना मसूद अज़हर हैं। मौलाना मसूद अज़हर आखिर हैं कौन? उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी वजह से 3 बार पाकिस्तान और भारत, 2 न्यूक्लियर ताकतें जंग के करीब आए, आमने सामने आए। उन पर इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान से बैठकर भारत में दहशतगर्दी की आग भड़काते हैं। मसूद अज़हर से मुताल्लिक साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का कहना है कि वो उन पर हमले में भी मुलव्विस हैं। साबिक सदर, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ये कह रहे हैं। साथ ही मसूद अज़हर से मुताल्लिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब की राय है कि वो डबल एजेंट है। साउथ पंजाब में हमने सेक्टेरियन वायलेंस और फिर उनके लिंक्स आगे दाइश वगैरह जिसके साथ भी थे, हमने उनको ख़त्म करने की कोशिश की और उनके लीडर्स को मारा है। अब चीज़ ये है कि इसका मसूद अज़हर पे इल्ज़ाम देते हैं। मसूद अज़हर जैश ए मोहम्मद का मेरा ख्याल लीडर है। ये काफ़ी अरसा हिंदुस्तान में भी कैद रहा है और फिर वहाँ से एक वो हवाई जहाज़ के हाईजैकिंग के बाद आया, और ये मैं समझता हूँ कि ये मशकूक आदमी है। बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, हमारे अदारे, वो बताते हैं कि ये डबल एजेंट आदमी है। अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझे इसमें कोई शुबा नहीं कि हो सकता है ये बाहर से किसी इंटेलिजेंस के इशारे पे काम कर रहा हो।